काइनेटिक एनर्जी आप एस्टिमेट कीजिए। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है बेसिक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ पे जो आपको एस्टिमेशन करनी है एक वो है एथलीट का मास कितना हो। ऐसी बात है, एक रनिंग एथलीट है 60 किलोग्राम 70 किलोग्राम तो उसका मास होगा। तो आप कोई भी एवरेज वैल्यू 60 ले लीजिए, और स्पीड तो आपको निकल गया है 100 मीटर्स इन 10 सेकंड्स, तो स्पीड होगा उसकी 10 मीटर पर सेकंड, 10 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जो आंसर आएगा ना, क्योंकि आप एस्टिमेशन कर रहे हो तो एग्जैक्ट आंसर एक्सपेक्ट नहीं करना। हाफ 60 इंटू 100 ये आ गया 3000। आप एस्टिमेशन की तरफ जा रहे हो तो लाजमी बात है आप इसका आंसर सेलेक्ट करोगे सी, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो आपको पता नहीं था, आपने जजमेंट की थी कि भाई इतना मास हो सकता है, इतनी स्पीड है उसकी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी आनी चाहिए। इसी तरह से नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो रेजिस्टेंस का सवाल, ये काफी आसान सवाल है। The resistance of a resistor is determined by measuring the potential difference V across it and the current I in it. Value of resistance is that calculated using the equation. अब वो बोलते हैं भाई V और I की वैल्यूज अनसर्टेनिटी के साथ दी गई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है R के अंदर। तो अगर मैं R की इक्वेशन बनाऊं अनसर्टेनिटी की, तो ये हो जाएगा डेल्टा R ओवर R इक्वल्स डेल्टा V ओवर V प्लस डेल्टा I ओवर I। ये हो गया हमारी इक्वेशन। मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी बना सकूं। ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 जो है, ये तो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर हो गई। आगे की जो इक्वेशन है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास। डेल्टा वी ओवर वी भी है 0.05 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100। यहाँ से आपको पता चलेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। %7 आ रही है, तो ये आपका आंसर हो गया सी। थोड़ा सा सिंपल सवाल था। इसके जो एमसीक्यूज होते हैं ना इस चैप्टर के, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, थोड़े बहुत तो होता ही है, लाजमी सी बात है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के भाई सवाल देख के पसीने छूट जाए, वो वाला हाल नहीं होता इसका। खैर आगे बढ़ते हैं, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगी नहीं। थ्री करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का थोड़ा सा मामला है। बोलते द डायग्राम शोज द स्टेम ऑफ अ सेल्सियस थर्मोमीटर marked to show initial and final temperature values. What is the temperature change expressed to an appropriate number of significant figures? Temperature change निकालना है expressed as an appropriate number of significant figures। ठीक है, अगर आप देखें ये -10 -5 है, तो -5 -6 -6.5 इनिशियल है, और जो फाइनल है आपका 15 ये है 14 14.0 14.0 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि देखो 0.5 मार्क आ सकता था, 14.5 रीड हो सकता था, 14.0 है इसलिए 0 लिखा ताकि मैं बता सकता हूँ मैं एग्जैक्ट 14 के ऊपर मौजूद। ठीक, जैसे मैंने यहाँ में -6.5 लिखा। अब अगर हम डिफरेंस निकालें, सही, इसका डिफरेंस तो वैसे ही 20.5 आएगा। अरे इन्होंने तो आंसर ही आसान किया,
तो ऐसी 20.5 ऑप्शन दे दिया तो आप टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, ये आपके पास आ गया, ओ सॉरी माय बैड, जल्दबाजी के अंदर लिख गया मैं। ये आंसर आ गया, डिफरेंस इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। ट्वेंटी पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला है टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बात याद रखिएगा बेटा, जब भी आप आंसर्स दे रहे हैं तो मैंने एक बात बताई थी, यू गिव योर आंसर to the least number of significant figures. So you give your answer to the least number of significant figures. आसान बेटे, ये 5 मिनट कॉलेज से ही मिलेंगे। या फिर ये होता था कि वन मोर देन दैट, कि अगर आपसे कोई बोला जाए कि भाई एक डाटा है में एक वैल्यू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, एक वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो व्हाट्स प्रेफर्ड कि यू गिव योर आंसर टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से एक डाटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में और एक डाटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, so you give your answer to the least number of significant figures or one more than that in this case, यानी एक और आगे जा सकते। If we give our answer to the least number of significant figures and our least number of significant figures in data were 2, आसान असल में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसलिए देते हो कि आप जब अपना आंसर कोड करते हो ना, तो उसकी प्रिसिशन आप मिनिमम रखते हो, क्योंकि देखो एक डाटा आप निकाल रहे हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, एक डेटा पे आप जा रहे हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप अपना जब आंसर कोड करते हो ना, तो यू प्रेफर दोज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिससे दोनों डाटा की वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही, कि भाई दोनों के अंदर इतनी वैल्यूज तो है ही है। क्योंकि अगर आप हायर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में चले जाते हो, जैसे 2 और 3 में से अगर आप 3 पे चले गए, जनरली मसला ये होता है कि फिर आप एक डाटा के सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्रॉस कर जाते हो, उसकी डोमेन से बाहर चले जाते हो। तो इस वजह से उसमें आप प्रेफर करते हो कि भाई वी स्टे इन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, और ये जनरल रूल भी है आपके पास अपने आंसर देने का। कभी भी मार्किंग स्कीम जब चेक करोगे ना, अभी आप वक्त के साथ जब सॉल्व करोगे पास पेपर्स, तो आप देखोगे हम आंसर निकाल रहे होते हैं 3 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, एग्जामिनर ने उसको राउंड ऑफ करके दिया हुआ होता है, उसको राउंड ऑफ करके आंसर दे रहा होता है, राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ले आता है, क्योंकि डाटा में उसमें जहां जहां वैल्यूज दी हुई होती है सब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, उसको राउंड ऑफ करके कोड करना शुरू कर देते हैं। तो वो इस तरह से इन बातों का मैं थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। लिहाजा हमारा जो आंसर बनेगा इस वक्त, बजाय 20.5 के 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाएं, तो ये आंसर हो जाए। अच्छा भाई, अब ये वाला क्वेश्चन तो नहीं करवाया था ना मैंने 3? क्वेश्चन नंबर 3 किया था या नहीं किया था? मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ रहा है हमने नहीं किया था ये वाला, क्योंकि एमसीक्यूज पे हम इसके नहीं आए थे। चलो खैर, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं इसको।
बोलते हैं the student finds the density of a liquid by measuring its mass and its volume. The following is the summary of his measurements. He correctly calculated the density of the liquid as 5 grams per centimeter cube. What is the uncertainty in the value? अब देखो एक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि what is the uncertainty in his value? तो कैसे निकाली जा सकती है अनसर्टेनिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है, मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, जैसे फॉर्मूला आपके पास मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हमें तो अनसर्टेनिटी चाहिए ना, क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू तो उसने हमें निकाल के दे ही दी है, तो हमें अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा रो ओवर रो इक्वल्स डेल्टा एम ओवर एम प्लस डेल्टा वी ओवर वी। डेंसिटी की वैल्यू उसने आपको दे दी है 5, अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी आपको चाहिए। डेल्टा एम ओवर एम यह मास ऑफ लिक्विड। अच्छा, मास ऑफ लिक्विड कैसे निकाला गया है? अगर मैं इसको m1 बोलूं और इसको m2 बोलूं तो ये असल में m2 माइनस m1 से आया है। लिक्विड प्लस बीकर माइनस मास ऑफ बीकर से आपको मास ऑफ लिक्विड मिल जाएगा, जो कि 50 था। सही, 70 माइनस 20 वुड गिव यू 50। लेकिन अगर मैं इसके अंदर अनसर्टेनिटी निकालूं तो देखो मैंने बताया था कि जब वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, जब इक्वेशन में वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। मतलब डेल्टा एम इज एक्चुअली गोइंग टू बी डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2, और ये दोनों 1 ग्राम्स है, प्लस माइनस 1 ग्राम्स। तो अनसर्टेनिटी इन मास ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 2 ग्राम्स। ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो मैंने डेल्टा एम निकाल लिया प्लस माइनस 2, और मास था 50, प्लस डेल्टा भी निकाल लिया 0.6, मास था 10। यहां से मैं डेल्टा रॉ मालूम कर सकता। भाई इसमें क्या सिर्फ छोटा सा मामला था, वो था मास के अंदर की अनसर्टेनिटी निकाली, सही, जिसके लिए हमने कैलकुलेट किया कि मास की वैल्यू कहां से आई। जहां से हमारे मास की वैल्यू है हमने उस इक्वेशन को देखा, वहां से मास की अनसर्टेनिटी निकाल लिया। we get to a 0.50, 0.6 upon 10 multiplied by 5, 0.5। ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें कोई मसला किसी को? आगे बढ़ता हूँ जरा मैं, थोड़े से भारी सवाल आते हैं। मोमेंटम का सवाल है वैसे, ये करने की कोशिश कर। बड़ा लंबा सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा जाता है द अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ अ ट्रॉली पासिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y varies with the choice of measuring device। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। p से रिप्रेजेंट होता है, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकल सकती है। तो मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बन गया आपका मोमेंटम का। मोमेंटम अभी आगे के चैप्टर्स में आएगा, इस वजह से अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया। वो बोलते हैं मेजरमेंट्स फॉर द सेम ट्रॉली मेड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वर रिकॉर्डेड। सबसे पहले
Distance between x and y using a meter rule with centimeter divisions was 0.55 meter, and distance between x and y using a meter rule with millimeter division was 0.547 mm. सेंटीमीटर डिवीजन का मतलब ये है कि आपके पास जो डाउट मेजरमेंट का आ सकता है वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर होता है। जनरली इंस्ट्रूमेंट्स से जब आप मेजरमेंट करते हो, व्हेन यू यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मैं आपसे बोलूँ भाई ये स्केल है आपके पास, एक लेंथ मेजर कीजिए, सही। तो एक इंस्ट्रूमेंट से जब आप अनसर्टेनिटी निकाल रहे होते हो तो जो आपकी अनसर्टेनिटी होती है वो होती है ग्रेटर देन या इक्वल टू द लीस्ट काउंट, ग्रेटर देन या इक्वल टू द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट सबसे कम क्या वैल्यू दे सकता है आपको। जैसे सेंटीमीटर डिवीजन वाला स्केल है, सही, तो इसका मतलब उसकी छोटी से छोटी वैल्यू 1 सेंटीमीटर की हो, सेंटीमीटर के मार्क लगेंगे ना 1 2 3 4, तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 सेंटीमीटर की हो सकती है, सही। जबकि मिलीमीटर डिवीजन की सबसे छोटी वैल्यू 1 मिलीमीटर की हो सकती है। तो अनसर्टेनिटी जो होती है वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है। अच्छा, उससे ज्यादा कब हो सकती है और लीस्ट काउंट के बराबर कब? बराबर उस वक्त होती है तो एक्सपेरिमेंट बहुत आसान होगा। जैसे मैं आपको एक थ्रेड दे दूं, मैं बोलूँ भाई ये थ्रेड है, मीटर रूल से इसकी लेंथ निकाल लो, तो ये एक्सपेरिमेंट खासा आसान एक्सपेरिमेंट है। मीटर रूल से आराम से थ्रेड की लेंथ निकाल सकते। तो अगर आप अपने आंसर में अनसर्टेनिटी बताओगे तो आप लीस्ट काउंट के बराबर बोल दोगे सर 1 सेंटीमीटर का डाउट था, मुझे लग रहा है ये 55 सेंटीमीटर या प्लस माइनस हम रख लें, 54 53 का डाउट रख लें आप। अच्छा, इससे बड़ी अनसर्टेनिटी कब बताओ? लीस्ट काउंट से ज्यादा अनसर्टेनिटी उस वक्त बताई जाती है जब एक्सपेरिमेंट टफ। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बात है, प्रैक्टिकल्स का लेसन होता है तो उसमें ये बातें क्लियर होती है। तो जब एक्सपेरिमेंट टफ हो, एक्सपेरिमेंट टफ कैसा हो भाई, मैंने आपको मीटर रूल दिया, मैंने आपको दिया एक टेनिस बॉल, अब मैंने बोला कि जनाब ये टेनिस बॉल आप ड्रॉप करें इस हाइट से और मालूम करेंगे रिबाउंड किस हाइट तक होती है। अब एक बॉल की रिबाउंडिंग हाइट मेजर करना है मुश्किल काम, क्योंकि वो बॉल मूव कर रही होगी। इस दौरान आपके आंसर में गलती का चांस ज्यादा है, you have more doubt in that, you have more doubt in that। तो इस वजह से आप बोलोगे भाई इसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट तो ऑल्दो 1 सेंटीमीटर तक दे रहा है, एक ऐसा मीटर होता जो 1 सेंटीमीटर की ऐसी एक्यूरेसी दे रहा था, लेकिन आप बोलोगे भाई मुझे तो इसमें 2-3 सेंटीमीटर का झोल नजर आ रहा है। कभी मुझे लगता है कि ये रिबाउंड करके 60 सेंटीमीटर पे गया, कभी मुझे लगता है 61 पे गया, कभी मुझे लगता है 63 पे गया, कभी मुझे लगता है 58 पे आ गया। आपको डाउट ज्यादा नजर आए, फ्लक्चुएशन ज्यादा नजर आएगी आप। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं कि भाई लीस्ट काउंट से ज्यादा, अनसर्टेनिटी से ज्यादा है लीस्ट। फिर आप उसको 2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, उसको 3 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिफिकल्टी दैट यू फील। इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। जब एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरा एक स्टूडेंट आके मुझे बोलता है ऐसे, इसी एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट था कि भाई आपके पास रिबाउंडिंग हाइट डिटरमिन करनी थी, मेरा एक स्टूडेंट आके मुझे बोलता है कि सर मैंने मिसाल के तौर पे आप लोगों को जो स्केल दिए हुए थे, जो मीटर रूल दिए हुए थे, वो 1 मिलीमीटर की प्रिसिशन वाले थे, मतलब उसमें सबसे छोटी वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर की थी। मेरा एक स्टूडेंट आके मुझे बोलता है कि सर मैंने रिबाउंडिंग हाइट निकाली है 59.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर लग रही है मुझे। और एक मुझे आगे बोलता है कि सर मैंने रिबाउंडिंग हाइट निकाली है 58.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। मैं बोलूंगा तुम दोनों करेक्ट, क्योंकि एक तो ये एक्सपेरिमेंट है, आप दोनों के आंसर में डिफरेंस आ सकता है, कोई शक की बात नहीं है। और आप दोनों ने अलग अलग अनसर्टेनिटी कोड की, एक ने 0.3 बोली, एक ने 0.5 बोली, मैं दोनों में से किसी को भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी जो वैल्यू कोड की जाती है वो अपने एक्सपेरिमेंट की डिफिकल्टी को देख के की जाती है।
हाँ, अगर कोई आके ये बोल दे कि सर मैं मिसाल के तौर पे +-1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है, उसको भी करेक्ट कहा जा सकता है। +-2 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है, उसको भी करेक्ट कहा जा सकता है। ऐसा कोई आ जाए कि बोले सर +-10 या 20 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है, तो उसको मैं क्षमा करूँगा, हमारा दिमाग खराब हो गया। 10 सेंटीमीटर का झोल इतना थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस समझ में आ जाता है, लेकिन ये नहीं अब कि आप 10-10, 20-20 सेंटीमीटर का बता रहे हो कि सर डाउट है मुझे 10 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर का डाउट तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, फिर तो मतलब आप नींद में हो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो 40 पे या 50 पे। इतनी गलती थोड़ी करता है इंसान के 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आपको लग रहा है कि यार ये शायद 40 पे भी आ रहा है, शायद ही 50 पे भी आ रहा है। तो 1-2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक का मामला चलता है ऐसे एक्सपेरिमेंट। तो बहरहाल हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन था, हम उस पर थोड़ा फोकस करते हैं अब। यहाँ पे बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज थी वो मैंने दी है अभी इसमें। वो आपसे बोलता है कि जनाब द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग अ मीटर रूल विद सेंटीमीटर डिवीजन इज दिस। अच्छा, आंसर लिखे हुए हैं मीटर्स के अंदर ना, मीटर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो कहने को तो 1 सेंटीमीटर है, मीटर के अंदर ये हो जाएगा 0.01 मीटर। तो अनसर्टेनिटी है +-0.01 मीटर। और इसी तरह से 1 मिलीमीटर है, मीटर्स में हो जाएगा 0.001 मीटर। तो इसकी अनसर्टेनिटी +-0.001 मीटर आ रही है। और आप देखो आपकी वैल्यू के नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और आपके डिवीजन यानी अनसर्टेनिटी के नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम आ रहा है, 3-3 मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर बोलते हैं टाइमिंग के ऊपर, टाइमिंग यूजिंग अ रिस्ट वॉच मेजरिंग नियरेस्ट टू द 0.5 सेकेंड। ये आपको अनसर्टेनिटी दे दी भाई यहाँ की, ये अनसर्टेनिटी है 0.5 सेकेंड्स की। और अगला लाइट गेट से मेजरिंग नियरेस्ट टू 0.1, अनसर्टेनिटी हो गई 0.1 सेकेंड। मास ऑफ ट्रॉली यूजिंग मेजरिंग अ बैलेंस टू द नियरेस्ट ग्राम्स 1 ग्राम। नियरेस्ट ग्राम का मतलब होता है 1 ग्राम, सही। इसी तरह नियरेस्ट मीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर। नियरेस्ट सेकेंड बोलता है तो मतलब 1 सेकेंड, सही। तो 1 ग्राम्स है। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखोगे क्योंकि ये किलोग्राम्स के अंदर मौजूद है। 0.001 किलोग्राम। और ये नियरेस्ट 10 ग्राम लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 0.01 किलोग्राम। ये अनसर्टेनिटीज दे दी आप, एक की थी 0.001, एक की थी 0.01। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है which measurements one for each quantity lead to the least uncertainty in the value of momentum। सबसे कम अनसर्टेनिटी किससे आई? अगर आप इस फॉर्मूले को देखो जो मैंने मोमेंटम का बनाया था, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा डी ओवर टी प्लस डेल्टा टी ओवर टी। ये आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया था। आप बोल रहे हो भाई मुझे अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा पी कम से कम चाहिए। भाई इसका आंसर कम लाने का आपके पास जो रास्ता है वो ये है कि आपके अनसर्टेनिटीज कम होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एम, डेल्टा डी, डेल्टा टी की वैल्यूज कम होनी चाहिए, और ये वैल्यूज कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आपके पास अनसर्टेनिटी छोटी आएगी। तो अगर मैं गौर करूं 1 और 2 में से सिलेक्शन करूं पहले, तो भाई 2 मुझे दिखता है कि अनसर्टेनिटी कम है, 0.001 की अनसर्टेनिटी, जबकि 1 के अंदर 0.01 मीटर की अनसर्टेनिटी। तो मैं प्रेफर करूंगा कि भाई अब मेजरमेंट 2 से लीजिए, इसकी अनसर्टेनिटी कम है, 10 गुना कम है,
आपके फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी भी कम आएगी, क्योंकि भाई जितना आपके आंसर, जितना आपका डाटा में डाउट होगा, आपके आंसर में उतना ही डाउट आएगा। तो आप प्रेफर करोगे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेना जिसमें से डाउट कम आता हो, ताकि आपके आंसर का भी जो डाउट है वो रिड्यूस हो जाए। फिर 3 और 4 में सिलेक्शन करनी है। 3 और 4 के अंदर 4 में प्रेफर करूंगा, 4 में अनसर्टेनिटी है 0.1। 4 में जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 की, 4 टाइम्स कम है। अनसर्टेनिटी में ज्यादा फर्क है, 1.5 1.1। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं 4 को यूज कर दूंगा। और 5 और 6 के अंदर मैं 5 को प्रेफर करूंगा। A mass of trolley using a balance measuring to the nearest gram. Uncertainty 0.001 किलोग्राम, जबकि 6 के अंदर 0.01 किलोग्राम। 5 के अंदर अनसर्टेनिटी 10 टाइम्स कम आ रही। तो आप 5 प्रेफर करोगे, 2 4 और 5। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा डी। अब पूछो बेटा सवाल इसमें, जो सवाल। छह मेरे बच्चे, हमारे पास मोमेंटम निकालने, मोमेंटम के अनसर्टेनिटी का पूछा गया था, और कहा यह गया था कि भाई ऐसा रास्ता बताएं कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम से कम आए। मैंने बोला भाई मोमेंटम की अनसर्टेनिटी 3 वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है, मास पे, डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो अगर मुझे अनसर्टेनिटी कम चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है मेरे पास, कि भाई मैं जो वैल्यूज यूज कर रहा हूँ उसकी अनसर्टेनिटी भी कम होनी चाहिए। अगर उन वैल्यूज में अनसर्टेनिटी कम होगी तो मेरे आंसर में भी अनसर्टेनिटी कम आ जाएगी। तो मैंने अपने इन 6 ऑप्शंस में से उन 3 को सेलेक्ट किया जिनमें मेरे पास अनसर्टेनिटी कम है। कभी मास में उसको सेलेक्ट किया जिसमें अनसर्टेनिटी कम, डिस्टेंस में उसको सेलेक्ट किया जिसमें अनसर्टेनिटी कम, और टाइम में भी उसी को सेलेक्ट किया जिसमें अनसर्टेनिटी कम। तो मेरे पास 2 4 और 5 का कॉम्बिनेशन आया। आगे बढ़ते हैं फिर अब।
सिक्स को देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6। ये कैलकुलेशन वगैरह का नहीं है, ये वैल्यू सिलेक्शन का। A digital caliper is used to measure 28.50 mm width of a plastic ruler. And the digital caliper reads to the nearest 0.01 millimeters. What is the correct way to record the reading? मतलब value plus uncertainty कैसे लिखी? देखो अगर मिलीमीटर में होता ना सवाल तो ये आसान था, as it is लिख देते हैं 28.50 plus minus 0.1 मिलीमीटर, लेकिन वो बोल रहे हैं मीटर्स में देने के जवाब। तो अगर मैं मीटर्स में जवाब दूं, मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ABCD में से ज्यादा एप्रोप्रिएट या करेक्ट ऑप्शन है वैल्यू लिखने का। याद रखना ये जीरो सिग्निफिकेंट है बेटा, ये पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है अली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओ वह देखिए इसका आंसर है सी। इसका आंसर कैसे सी है? उन्होंने मीटर्स में लिखा है एक्सपोनेंट -2 के साथ। एक्सपोनेंट -2 का मतलब ये है कि भाई आप डेसिमल को सिर्फ एक नंबर पीछे करते, क्योंकि मिली एक्सपोनेंट -3 है। मिली जो है आपके पास एक्सपोनेंट -3 है। तो अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब 28.50 का मैं मीटर्स में कन्वर्ट करता हूँ, डिवाइड बाय 1000 करके 0.0285 ये बन जाएगा। सही है। लेकिन अगर मैं एक्सपोनेंट -2 लगाता हूँ यहाँ, तो 2 डेसिमल आगे लाया, एक्सपोनेंट -2 लग गया। ठीक है, ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अनसर्टेनिटी के साथ भी यही होगा, 0.01 था, डिवाइड बाय 1000 किया, यहाँ पहुंच गया, 2 नंबर आगे लाया, ये एक्सपोनेंट -2 लग गया मीटर्स में। अब एक्सपोनेंट निकाला कॉमन और बाकी को रख दिया साथ। डेसिमल प्लेसेस भी मैच कर रही है, कन्वर्जन भी ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट जीरो भी नहीं गायब हुआ, आपका आंसर भी आ गया। इस तरह के मामला होते हैं।
अब एक ही मैं सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं आज का लेसन जरा जल्दी एंड करूंगा। ये एक सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास कहीं नोट कर लो, कुछ भी कर लो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के मुझे भेजना आज ही आज। स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास ताकि सॉल्व कर सको, देख सको कि भाई सवाल। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सवाल का स्नैप भेज दिया तुम। ठीक है भाई, तो ये सवाल अटेम्प्ट करना और मुझे बताना इसमें के की वैल्यू क्या है। इसमें कन्वर्जन है, थोड़ा सा टफ सवाल है। इट वुड टेक यू टाइम, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स तो लगेंगे आपको, उसके बाद जाके आपको इसका आंसर मिले, फिर देख के उसको सॉल्व करना। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम काइनेमेटिक्स से चैप्टर शुरू करेंगे एक नया। तो आई होप इसमें अगर कभी कोई कंफ्यूजन होगी भी, पासवर्ड आपको मिल जाएंगे, तो उसमें प्रैक्टिस करते रहना, फिर जो कंफ्यूजन होगी हम देख लेंगे। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।